हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा अपनी ननद ललिता और सास उमा के साथ रहती थी। अपने पति के देहांत के बाद पूजा के कंधों पर ही घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। इसलिए पूजा लोगों के कपड़े सिलती, जिससे घर में 2 पैसे आते थे। ऐसे ही एक बार पूजा की सुबह आंखें देर से खुलती हैं, जिसकी वजह से पूजा की सास को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है क्या तेरी, या उठने का मन ही नहीं है? वो माँ जी, कल पड़ोस वाली शारदा काकी रात में अपना सूट सिलने के लिए दे गई थी, तो काफी रात तक मैं उनका सूट ही सिलती रही, इसलिए देर से सोई थी, तो अभी मेरी आंख नहीं खुली सुबह। हाँ, तो तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ मैं कि अगर कोई ऐसे अचानक से लाकर तुझे अपने कपड़े सिलने को बोले तो उसे ज्यादा पैसे मांगा कर। बता, उसने कितने पैसे दिए तुझे? माँ जी 100 रुपए दिए हैं। कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की फीस भरनी थी, इसलिए उन्होंने कम पैसे दिए और मैंने मांगे नहीं। फिर बेड़ा गर्ग हो तेरा। अरे आती हुई लक्ष्मी को तू घर से वापस भेज देती है। अरे मुझे एक बात बता, हमसे भी ज्यादा गरीब कोई है क्या इस दुनिया में? और तू है कि दानवीर बनती है? माँ जी, बच्चों की पढ़ाई अगर हमारी वजह से रुक जाए तो ये कितनी बुरी बात होगी ना। और वैसे भी हमारा तो घर चल ही रहा है ना, जैसे तैसे। भगवान की दया से इतनी भी कोई कमी नहीं है। सुबह सुबह भांग खा ली है क्या तूने? अरे इस गरीबी में घर का राशन नहीं भरवाया जा रहा है हमसे, और तू ये बोल रही है कि हमारा घर चल रहा है। एक तो तेरा बड़ा दिल है, बस इसी वजह से हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं आता है। अरे मेरी माता, तू ज्यादा कुछ मत कर, बस जो भी कपड़े सिलवाने आए उसे बोल दियो कि पैसे की बात मुझसे करे। ठीक है माँ जी। अब जल्दी से उठ और घर का काम करके फटाफट से सिलाई करने बैठ जा। पता नहीं कहाँ से ऐसी करमजली बहू मिली है। पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब मेरे घर की लक्ष्मी को खाने में लगी हुई है। माँ जी, उनको गए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अब भी आप वही सब बात लेकर बैठी हो। मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, उनकी जान मेरी वजह से नहीं गई है। रहने दे, तुझे जितना बोलना था बोल चुकी है। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है ना तुझ में, तो चुपचाप से जा और अपना काम कर, ना कि मुझसे जुबान लड़ा। उमा अपनी बहू को ऐसे ही बहुत सुनाया करती और पूजा बेचारी भी सारा काम करने के बावजूद अपनी सास की सारी खरी खोटी ऐसे ही सुन लिया करती। एक दिन पूजा की ननद ललिता की शादी की बात छिड़ती है। माँ, शादी के लिए लड़का तो मिल गया और आपने मेरी शादी भी तय कर दी है, लेकिन आपको पता है, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन अमीर होते तो मुझे अपनी शादी में लहंगा ही पहनना होता। हाँ ये तो है, और बाहर तो इतनी महंगी है कि एक जोड़ी साड़ी भी अच्छे से नहीं मिल पाएगी, तो हम तेरे लिए लहंगा कहाँ से लाएंगे? माँ, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं अपनी शादी में भारी लहंगा तभी पहनूंगी जब मेरी शादी एसी वाले हॉल में होगी, वरना भारी लहंगा पहनकर मेरा दम घुट जाएगा। क्या हॉल में शादी? लेकिन हम तो यही सोच रहे थे कि घर से शादी होगी तो कम खर्चा भी होगा, लेकिन अगर हमें हॉल से शादी करनी पड़ी तब तो हम और भी ज्यादा कर्जे में डूब जाएंगे। अरे अरे बहू रानी, आप क्यों चिंता ले रही हो पैसे की? ये सब सोचना आपका काम थोड़ी है। आप तो यही कहती हो ना कि हमें किसी चीज की कमी ही नहीं है, तो अब ये कमी भी पूरी कर देना तुम। माँ, आप भाभी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? आपको अच्छे से पता है कि हमारा घर भाभी ही चलाती है। अगर वो सिलाई ना करे तो हमारा क्या होगा? मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। और पूजा, तू कान खोलकर सुन ले, मेरी बेटी की शादी है और मेरी बेटी की शादी की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही है। इसीलिए अगर तुझसे कभी भी कोई भी कमी रह गई ना, तो मेरी बेटी की विदाई के साथ साथ मैं तेरी भी विदाई कर दूंगी। अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। पूजा हमेशा ही अपनी सास और ननद के साथ खड़ी रहती, लेकिन दोनों ही पूजा को बस एक पैसे कमाने का जरिया समझती हैं। पूजा को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हताशा होती है। एक दिन वो नदी किनारे बैठी होती है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहाँ मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है।
अपनी सास और ननद के लिए मैंने जितना भी कर लूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी उनको लगती ही है। और मेरी सास को तो कोई फर्क ही नहीं है मेरे रहने या ना रहने से। आप भी मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं और नहीं रह सकती ऐसे। मैं भी आपके पास आ रही हूँ। पूजा पूरी तरह से निराश होकर आत्महत्या करने जा रही थी कि तभी वहाँ एक कुत्ता पानी में डूब रहा होता है और खुद को बचाने के लिए झटपटा रहा था। ये क्या, कुत्ता पानी में कैसे गया? अगर कुत्ते को बाहर नहीं निकाला तो वो मर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। पूजा बिना सोचे समझे ही उस कुत्ते को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। पूजा को भी तैरना नहीं आता है, इसलिए वो जैसे तैसे कुत्ते को पानी से तो निकाल देती है, लेकिन फिर खुद ही पानी में डूबने लगती है। तभी अचानक से एक रोशनी प्रकट होती है और वो पूजा को पानी से बाहर निकालती है। मुझे किसने पानी से निकाला और मुझे क्यों पानी से निकाला? मुझे अब और नहीं जीना है। मैं मरना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। पूजा बार बार बोल ही रही थी कि तभी आवाज आती है। पूजा, तुम अपनी जिंदगी से इतनी निराश क्यों हो? मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। मुझे कोई घर में चाहता ही नहीं है। मेरी सास को मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसों की इतनी गरीबी है कि मैं अपनी ननद के लिए एक लहंगा तक नहीं ले सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी कला में भी तुम्हारी मदद होगी। तुम एक दर्जी हो और इस गर्मी के मौसम में तुम जो भी कपड़े बनाओगी वो बर्फ के बन जाएंगे। इसका मतलब मैं कुछ भी बनाऊंगी तो वो बर्फ का बन जाएगा? हाँ, तुम कुछ भी बनाओगी तो वो बर्फ का ही बनेगा और सर्दियों के मौसम में वो वापस साधारण हो जाएंगे। वापस से एक रोशनी प्रकट होती है। फिर वो आवाज और कुत्ता दोनों ही गायब हो जाते हैं, जिसके बाद पूजा वापस अपने घर जाती है और अपनी ननद के लिए लहंगा सिलने लगती है। रात भर लहंगा सिलने के बाद जब लहंगा बनकर तैयार हो जाता है तो वो अपनी ननद और सास को बुलाती है। ललिता, तुम्हें एसी वाले हॉल में शादी करनी थी ना। मैं तुम्हारे लिए एसी वाला हॉल तो नहीं ला सकती, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बर्फ का लहंगा बनाया है। पहनकर बताओ कि तुम्हें कैसा लगा है। पूजा के कहने पर ललिता बर्फ वाला लहंगा पहनती है और उसे बहुत ही ठंडक महसूस होती है। भाभी, ये तो सच में बर्फ वाला लहंगा है। बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। इसमें तो बिल्कुल भी गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है। बहू, तू ये बर्फ वाला लहंगा कहाँ से लाई? माँ जी, मैं कहीं से लाई नहीं हूँ, बल्कि ये लहंगा मैंने बनाया है। क्या बनाया है? ये बर्फ का लहंगा लेकिन कैसे बनाया है? पूजा अपनी सास और ननद को सारी बात बताती है और उसके बाद पूजा इसी तरह बर्फ के लहंगे कपड़े बनाने लग जाती है। गर्मियों का मौसम था, इसलिए पूजा के सिले हुए बर्फ के कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे बिकने लगे। कुछ दिनों बाद जब पूजा के हाथ में सिलाई से अच्छे पैसे आने लगते हैं तो ललिता की धूमधाम से शादी भी कर देते हैं। सब अच्छे से चल रहा होता है। अपनी बहू को इतनी मेहनत करता हुआ देखकर उमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू के पास जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? आपने तो कुछ किया भी नहीं है। फिर माँ जी, किस बात की माफी? बहू, मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, बदतमीजी से बात की, लेकिन तू हमेशा ही मुझे अपनी माँ की तरह मानती रही। माँ जी, आप मेरी माँ ही तो हो और माँ को ना। बहू, सच में मैंने तेरे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव ही नहीं किया, लेकिन तूने कभी भी मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया और हमेशा ही मुझे समझाती रही। आज तेरी वजह से हमारे घर की हालत सुधरी है। उमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के साथ प्यार से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।